वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी ड्रेसर 2025 पेपर सॉल्यूशन। पिछले 10 सालों का पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, असम पुलिस 2023 में 3 पदों पे ड्रेसर की भर्ती आई थी, उसका पेपर हुआ था। उस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सिलेबस बीटीएससी हो चाहे असम हो चाहे जहाँ पे हो भैया, सबका सिलेबस सेम है और वही पैटर्न पर मैक्सिमम प्रश्न रिपीटेड आते हैं। इसलिए आपको हम पिछले 10 साल का पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसकी वैल्यू जीरो है, जीरो आप लोग जीरो समझ रहे हैं। यही भैया एक से बड़े बड़े जो 5000, 6000, 500, 300 का कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, वो तक भी ये पेपर आपको नहीं दिखाए होंगे और ना ही करवाए होंगे। जिस तरीके से हम इस चीज़ को आपको दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार ढूंढ ढूंढ के प्रश्न पिछली प्रीवियस को उसको सॉल्यूशन करके आप तक पहुंचा रहे हैं बाइलिंगुअल तक। अब लास्ट वाले वीडियो में वीडियो नंबर 2 पे एक दो लोगों का कमेंट आया था कि बाइलिंगुअल में बताएं, तो बाइलिंगुअल में इस बार है। ठीक है, आप देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, वीडियो नंबर 3 है। तो जिस तरीके से हम एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी एफर्ट लगाएं भैया। मेरे देखिए 3 वीडियो है ड्रेसर को लेकर, मैंने 3 वीडियो, ये तीसरा वीडियो है और तीनों वीडियो से कुल मिलाकर 40 से लेकर 50 कैंडिडेट हो गए हैं ड्रेसर का मेरा वीडियो पढ़ने के लिए। 40 से 50, तो भैया संख्या भले ही कम रहे, 50 ही रहे, 60 ही रहे, ज़्यादा भीड़ होने की ज़रूरत भी नहीं है भैया। वही लोग पढ़ें और फ़ायदा है, आउटपुट निकलेगा। जिस दिन पेपर होगा आके हम दिखाएंगे कि भैया देखिए पेपर में ये प्रश्न बना कि नहीं बना। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आया कि नहीं आया, ये चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा पेपर हो जाने के बाद आपका बीटीएससी। और एग्ज़ाम डेट को लेकर पहला सवाल आता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम डेट है, जो लोग बोले 15 जून 20 जून, तो भैया हो ही नहीं सकता 15-20 जून। पेपर होगा 24 जून के बाद। क्यों? क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का पेपर है। दोनों कंपनियां सेम है, टीसीएस है। ठीक है, टीसीएस बीटीएससी का ठेका लेके रखा है करवाने का और रेलवे का भी लेके बैठा है टीसीएस। तो टीसीएस और ऑल इंडिया सेंटर है रेलवे का, तो बिहार में भी तो सेंटर बुकिंग हुई होगी। तो कहाँ से बीच में आपका अगर गैप है तब जाके ये बीटीएससी ड्रेसर का करवा सकता है, जो पॉसिबल है नहीं कि 24 से पहले करवा लें। 24 के बाद रेलवे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का पेपर खत्म होगा, उसके बाद बीटीएससी ड्रेसर का हो सकता है 1-2 दिन गैप दे के करवा लें। अदरवाइज आपका पेपर जुलाई में या फिर एनटीपीसी का कंप्लीट रूप से पेपर हो जाने के बाद ही होगा। लेकिन हाँ, चुनाव है बिहार में, सितंबर में आचार संहिता लगने वाला है, तो सितंबर तक आपकी ये ज्वाइनिंग फुलफिल हो जाएगी। ये इस बात की सिक्योरिटी जरूर हम लेते हैं। आपको बोलते हैं कि भैया अभी देखिए देखने वाले की संख्या है, ट्रस्ट नहीं है। क्यों ट्रस्ट नहीं है भैया? चीज़ें जेन्युइन है तो ट्रस्ट किस बात का नहीं है, किस बात का नहीं है? आपको लगता हो कि अपने मनगढ़ंत कहानी के अनुसार ये करवा रहे हैं प्रश्न। भैया आज की वीडियो में प्रूफ भी देख लीजिए कि हाँ भर्ती आई थी कि नहीं आई थी, क्या हुआ था क्या नहीं, वो प्रूफ भी आज की ही वीडियो में दिखाऊंगा। ये मेरे पास नोटिफिकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे डेट पहले देख लीजिए। डेट कब का है भैया? 7/2023 का है। ठीक है, 7/2023 का डेट है। लिखा है सीधा असम गुवाहाटी। ठीक है, ये देख लीजिए। और जो डेट आया है इसका नोटिफिकेशन का 7 फरवरी 2023 का। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर 4 पोस्ट, जिनमें से आपका 4 पोस्ट है ट्रेलर का और 3 पोस्ट है ड्रेसर का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऊपर ना, रिक्वायरमेंट फॉर 4 पोस्ट ऑफ ट्रेलर एंड 3 पोस्ट ऑफ ड्रेसर। ठीक है, तो ड्रेसर में अब यहाँ पे देखिए पूरा सब कुछ मेंशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे लिखा है। ये वैकेंसी टेबल है। ड्रेसर का टोटल इन्होंने बताया है कि 3। ठीक है, टोटल 3 है। ठीक है, मेल के लिए यही है, फीमेल के लिए इसमें नहीं है, भर्ती 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या ड्रेसर, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा था इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं, 2 साल का किसी भी हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने बोला था। और यहाँ पे देखिए ड्रेसर के लिए भैया, फॉर टेलर के लिए ये हो गया। यहाँ पे लिखा है ट्रेलर के लिए डिप्लोमा है, ट्रेलर का डिप्लोमा होता है वो। और ड्रेसर के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे ड्रेसर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ड्रेसर। ड्रेसर में मेडिकल वर्क होना चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, 2 साल का। ठीक है, और सिलेबस भी आपको दिखा दें क्या, सिलेबस भी यहाँ पे नीचे लिखा है पूरा। ठीक है, और इसके नीचे सिलेबस जो आपका सिलेबस है। ठीक है, स्टरलाइजेशन से इन्फेक्शन, इंस्ट्रूमेशन प्रिपरेशन, कोलिन सॉल्यूशन, बैंडेज, क्लीनिंग, ये सभी चीज़ें यहाँ पूरा लिखा है। वाउंड
एंड अदर इफेक्ट, ये सभी सिलेबस हैं। यहाँ से जो चीज़ें पूछी गई थी, और यहाँ पे अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का ये था, ठीक है। और फोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं पूरे नोटिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो चीज़ बताया गया है। और यहाँ पे रिटन टेस्ट बोला गया है, रिटन टेस्ट, ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इन्होंने बोला है कि रिटन टेस्ट मतलब कि पेपर, ठीक है, पेपर रिटन टेस्ट होगा, ये चीज़ बोला गया है। अब ये भी नहीं है कि भैया वहाँ पे इंटरव्यू के डायरेक्ट पद पे आई थी, नहीं, रिटन टेस्ट हुआ था, वही जो टेस्ट हुआ था उसी का पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं। टोटल इन्होंने बोला था कि 100 प्रश्न, ठीक है, टोटल 100 प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ओ हमारा ऑफलाइन पेपर हुआ था, ठीक है। और आपको इसमें से जो ये 100 प्रश्न है, इसमें से मैं आज की वीडियो में 50 प्रश्न करवाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में 50 प्रश्न करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं 50 प्रश्न अब करवाऊंगा। 1.5 घंटे का वीडियो हो जाता है तो आप देखने वाले हैं नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि बस ऐसे ही फालतू की चीज़ें, भैया काम की चीज़ें, आउटपुट है मेरा एम क्या है, मैं किसी की भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। भैया आप लोग पहले बार जुड़ हैं या जुड़े हैं, जाके देखिए। यूपी SSC ANM की तैयारी करवा रहे हैं, आप एक भी सिंगल वीडियो उठा के कमेंट देख लीजिए, आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हैं जो जेन्युइन है इस समय, ना कोई बिजनेस ना कोई वो, कुछ नहीं। PPT बना के प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ करना, ये टाइम लगता है यार, बहुत समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना देखिए, लाइक करने में क्या दिक्कत है, कमेंट करने में क्या दिक्कत है। यूट्यूब में तो पैसा लगता नहीं, केवल आप जो देख रहे हो वीडियो, ये डाटा तो आपको खर्च ही हो रहा है, एक लाइक एक कमेंट कर देने में क्या दिक्कत होती है, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये रिपीटेड ही मान सकते हो। अभी लास्ट इसके पहले का जो वीडियो हम लास्ट वीडियो बनाए थे, वहाँ पे भी होम्योस्टैटिस से प्रश्न आया था, लेकिन वहाँ पे भाषा कुछ और था, यहाँ पे भाषा कुछ और है, ठीक है। 2023 का वो भी प्रश्न था जो मैंने आपको करवाया है, और थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वीडियो नंबर 2, वो भी 2023 का ही प्रश्न था, ये भी 2023 के, लेकिन डिपार्टमेंट अलग है, ये असम पुलिस में है, वो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पेपर था। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर आंतरिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखता है। देखिए कितना, आप देखिए बाइलिंगुअल वाले जो बोल रहे थे भैया, इंग्लिश में लिखा है, विच टर्म रेफर टू प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस कौन बना के रखता है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो होम्योस्टैटिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कुछ है ही नहीं है, ये रिपीटेड प्रश्न है, बस भाषा बदल दिया है। व्याख्या में भी और चीज़ें एक्सप्लेन जो किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर भी। होम्योस्टैटिस वह प्रक्रिया जो शरीर में तापमान, पीएच, द्रव संतुलन जैसे आंतरिक स्थितियों को बाहरी बदलाव के बावजूद भी स्थिर बनाए रखता है। यह कोशिकाओं और अंगों को कुशलता से कार्य करने में सहायता करता है, ठीक है। क्या करता है, यह कोशिकाओं, सेल और जो ऑर्गन्स रहते हैं, इनको बहुत ही कुशलता पूर्वक कार्य करें उनमें मदद करता है होम्योस्टैटिस, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्लियर हो गया। होम्योस्टैटिस से प्रश्न आएगा तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है। बाकी मेटाबॉलिज्म का काम क्या है, यह रासायनिक क्रियाओं से जुड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया, जब कोशिका विभाजित होती है उसी को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे कोशिका 2 सेल से 4 सेल हो गया, तो कोई सेल है, अब यहाँ से विभाजित हुआ, ठीक है, विभाजित होकर एक सेल से 2 सेल बनाया, ठीक है, 2 सेल से फिर 4 सेल्स बनाया, इसी को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्लियर हो गया है। हाइपरप्लेसिया क्या है, इसमें कोशिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। अगर पूछ लेगा वह स्थिति कौन सी है, क्या कहलाती है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरप्लेसिया बोलेंगे। उम्मीद करते हैं अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, व्याख्या से भी 1-2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो कौन सा शरीर तंत्र है जिसमें हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त शामिल होते हैं, और जो शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। अब देखिए ये भी रिपीटेड है, इसके पहले का रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपने देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम आपने देखा था, तो यहाँ पे क्या होगा, बस लैंग्वेज का खेला है, लैंग्वेज बदल के पूछ लिया है, ठीक है, लैंग्वेज बदल के पूछ लिया है, क्या है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, इसको हिंदी में रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन पहुंचाने और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। बाकी आपका यूरिनरी सिस्टम क्या है, अपशिष्ट को मूत्र के रूप में बाहर करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हार्मोन स्रावित करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, गैस विनिमय, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ध्यान देना है आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है, शरीर की सतह पर उपस्थित एपिथेलियम टिश्यू। देखिए बन गया एपिथेलियल टिश्यू से। अभी देखिए एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है कि नहीं, प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि शरीर की सतह पर उपस्थित एपिथेलियल टिश्यू में कोशिकाओं को तेजी से विभाजन क्यों लाभकारी है। जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, शरीर की सतह पर जो उपस्थित रहता है एपिथेलियल टिश्यूज, इसमें जो सेल्स रहते हैं इनका तेजी से विभाजन होता है। तो ये क्या लाभकारी, क्यों लाभ तेजी से विभाजन होता है, तो इसमें क्या लाभकारी होता है। ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, ऑप्शन देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए। ऑप्शन से बोला जा रहा है कि यह अधिकतम रेड ब्लड सेल आरबीसी संग्रह की अनुमति देता है, यह क्षतिग्रस्त या घिसी हुई कोशिकाओं को शीघ्र भरपाई संभव बनाता है, और ऑप्शन नंबर सी यह अनिश्चितकालीन संरचनात्मक, अनिश्चितकालीन, ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो जाएगा वैसे है। ठीक है, डी वाला भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पे ए वाला भी गलत है, रेड ब्लड सेल्स की संग्रह की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, ये हड्डियों का काम है, बोन मैरो। हम सभी को पता है कि एपिथेलियम टिश्यूज क्या करता है, क्या करता है भैया, मदद करता है, सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो यह क्षतिग्रस्त या घिसी हुई कोशिकाओं को शीघ्र भरपाई संभव बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, इतने आसान आसान प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्याख्या, एपिथेलियल टिश्यू जैसे त्वचा, श्लेष्मा, झिल्लियों को बार बार घर्षण सहना पड़ता है, इसीलिए इनमें कोशिकाओं का तेज विभाजन उन्हें जल्दी मरम्मत करने और बैरियर को बनाए रखने में मदद करता है। बाकी आरबीसी का स्टोर से इससे कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्केलेटल मसल फाइबर्स की नहीं है। स्केलेटल मसल फाइबर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, आपको इसका करेक्ट उत्तर बताना है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। देखिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भैया। ये जो ऑप्शन नंबर ए बोला गया है वैलेंट्री कंट्रोल, ये तो करता है। ठीक है, ये तो है फाइबर, इसकी मतलब मसल फाइबर की नहीं है। क्या पूछा है, मसल फाइबर की क्या नहीं है भैया, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता स्केलेटल मसल फाइबर की नहीं है। विशेषता पूछा है स्केलेटल मसल फाइबर की, तो भैया ये तो है वैलेंट्री कंट्रोल है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, और स्ट्राइड अपीयरेंस ये भी ऑप्शन नंबर सी भी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, ब्रीचिंग सेफ द इंटरकोलेटेड डिस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए स्केलेटल मसल क्या है, ये फाइबर बेलनाकार स्ट्राइड मतलब रेखांकित, मतलब रेखित। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं जो वॉलेंट्री कंट्रोल में कार्य करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, जबकि वहीं पे ब्रैचिंग सेफ और इंटरक्लोटेड डिस्क ये कार्डियक मसल की विशेषता है। किसकी मसल की विशेषता है सर, कार्डियक मसल की विशेषता है, ना कि स्केलेटल मसल की। उम्मीद करते हैं आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि टेनिस एल्बो। ठीक है, टेनिस एल्बो में मुख्य रूप से कौन सा संरचना प्रभावित होता है। इंग्लिश वाले आप लोग इंग्लिश में देख लेना। ठीक है, टेनिस एल्बो में मुख्य रूप से कौन सा संरचना प्रभावित होता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, आप इसका उत्तर बताना है। 2 हड्डियों को जोड़ने वाला लिगामेंट, टेनिस एल्बो, ध्यान देना, टेनिस एल्बो में मुख्य रूप से कौन सा संरचना प्रभावित होता है। 2 हड्डियों को जोड़ने वाला लिगामेंट, हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ने वाला टेंडन, या फिर घुटने से स्थित सिनोवियल वर्सा, या फिर हिप की आर्टिकुलरी कार्टिलेज। इसका करेक्ट उत्तर बताना है। देखिए भैया टेनिस एल्बो, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के उत्तर दे सकते हैं। टेनिस एल्बो की बात है तो 2 हड्डियों को जोड़ने वाला, वैसे ये गलत हो जाएगा। टेनिस एल्बो की बात है हड्डी से मांसपेशी, हाँ बिल्कुल सही बात है, हड्डी से मांसपेशी, यही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी घुटने में स्थित सिनोवियल वर्सा ये आपका गलत है। ठीक है, और हिप की आर्टिकुलर कार्टिलेज ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टेनिस एल्बो में क्या रहता है, टेनिस एल्बो में एल्बो के पास फोर आर्म की मांसपेशियों से जुड़ा टेंडन सूजनग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है, जो फोर आर्म की मांसपेशियाँ होती हैं, फोर आर्म्स की मांसपेशियाँ होती हैं, उनसे जुड़ा हुआ टेंडन ये सूजनग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो यही पूछा था हमको। बाकी लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, ध्यान देना है, कभी कभी ऐसे भर्ती परीक्षा में बनता है कि हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर जोड़ के कुशनिंग में मदद करता है। वर्षा का काम क्या है, जोड़ के कुशनिंग में मदद करता है। कार्टिलेज ये हड्डियों को सिरों को कवर करता है। कार्टिलेज ये हड्डियों के सिरों को कवर करता है। ठीक है, अब पूरी चीज़ें इंग्लिश में लिख देंगे भाई तो हिंदी वालों को दिक्कत हो जाएगी, और उतना मैं कर नहीं सकती ना, मेहनत लगता है यार एक एक चीज़ को करने में, तो ये आसान नहीं है। आप बोलोगे कि ऑप्शन से भी उत्तर भी इंग्लिश में, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 6 आपके प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि शरीर रचना की वह शाखा कौन सी है जो जोड़ उनके प्रकारों और रोगों का अध्ययन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा है, ये आपके सिलेबस में ही लिख रखा है भैया, ज्वाइंट बोन ज्वाइंट के बारे में, तो वही पूछ लिया है डायरेक्ट कि भैया वह शरीर रचना की वह शरीर रचना की वह शाखा कौन सी है जो जोड़ और उनके प्रभाव और रोगों का अध्ययन करती है। तो क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आर्थोलॉजी, मायोलॉजी ये मांसपेशियों का हो गया, हिमेटोलॉजी ये रक्त का हो गया, या साइटोलॉजी ये आपका कोशिकाओं का हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है, आर्थोलॉजी में जोड़ की बनावट, कार और उनसे जुड़े रोगों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन करती है, हिमेटोलॉजी में रक्त से संबंधित है, और साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि वह कौन सी कोशिका है जो ऑस्टियाइड का स्रवण करके नई हड्डी की संरचना करती है। ऑस्टियाइड की संरचना करके क्या करता, ऑस्टियाइड का स्रवण करके नई हड्डी की संरचना करता है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। इसका राइट उत्तर की बात, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, ऑस्टियाइड का सिक्रेशन करके नई बोन्स की संरचना करती है, तो भैया ये ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट वह कोशिकाएं होती हैं जो ऑस्टियाइड नामक जैविक पदार्थ का सिक्रेशन करती हैं, जिससे हड्डी का निर्माण होता है, उसका खनिजीकरण होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया था भैया, ऑस्टियोक्लास्ट ये हड्डी को विखंडित करती है। ठीक है, विखंडित मतलब टुकड़ों में बांटती हैं, ये ऑस्टियोक्लास्ट है। क्लास्ट मतलब बांटना। ठीक है, ऐसे ही आप समझ सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो दिया था, ऑस्टियोसाइड ये परिपक्व हड्डियों की कोशिकाएं होती हैं जो मैट्रिक्स को बनाए रखती हैं। तो एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऑस्टियोसाइड का मतलब क्या हुआ, यह एक परिपक्व हड्डी कोशिकाएं हैं जो मैट्रिक्स को बनाए रखती हैं। मैट्रिक्स को कौन बनाए रखता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर ऑस्टियोसाइड बनाए रखता है। ठीक है, वहीं पे ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या है, जो हड्डी को विखंडित करता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। अब देखिए मेगाकैरी, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया था, मेगाकैरियोसाइट ये प्लेटलेट्स बनाती है, इनका हड्डी से सीधा संबंध है ही नहीं। ठीक है, इसलिए हर एक ऑप्शंस के बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर ही बता रहा हूँ, सब चीज़ें के बारे में बता रहा हूँ, ताकि भैया प्रश्न घुमाए तो कैसे भी घुमाए आप बना लें प्रीवियस ईयर पेपर की मदद से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो इंटरवर्टिबल डिस्क होता है, घुटने के जो मेनिस्कस है, इसमें फाइब्रोकार्टिलेज क्यों उपयुक्त होता है। पूछा जा रहा है कि इंटरवर्टिबल डिस्क और घुटने के मेनिस्कस में फाइब्रोकार्टिलेज क्यों उपयुक्त होता है। अच्छा प्रश्न है और थोड़ा यहाँ पे लेवल का प्रश्न है ये। देखिए फाइब्रोकार्टिलेज जो होता है, मेनली इसका काम क्या होता है, ये जो किसी भी प्रकार का अगर प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है या फिर झटका पड़ रहा है, तो इसमें कोलेजन नाम का एक फाइबर रहता है। ठीक है, कोलेजन नाम का एक फाइबर रहता है, उसको अवशोषित कर लेता है, तो इसका यही काम है फाइब्रोकार्टिलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, इसमें मौजूद कोलेजन फाइबर के कारण यह संपीड़न सह का झटके अवशोषित करता है। ठीक है, झटके अवशोषित करता है, इसीलिए ये उपयोगी होता है, जो आपका इंटरवर्टिबल डिस्क और घुटने के मेनिस्कस में पाया जाता है फाइब्रोकार्टिलेज। ये इसका काम क्या है भैया, इसमें एक मौजूद कोलेजन फाइबर होता है और इसी के कारण ये संपीड़न और झटके को अवशोषित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्याख्या में आपको दिखाई दे रहा है कि भैया फाइब्रोकार्टिलेज में घने कोलेजन फाइबर होते हैं जो इससे संपीड़न सहने और झटकों को अवशोषित करने में सक्षम बनाते हैं, इसलिए यह रीढ़ की हड्डी और घुटनों जैसे अधिक दबाव वाले स्थान के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया था, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है, एपिथेलियम में परिवर्तन इसकी विशेषता नहीं है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में दिया था कि भैया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का संबंध मांसपेशियों से, न कि आपका इससे है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 9,
निम्न में से कौन सा कार्य कंकाल तंत्र का प्राथमिक कार्य नहीं है? निम्न से कौन सा कार्य कंकाल तंत्र का प्राथमिक कार्य नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक तंत्रिका आवेगों का निर्माण करना। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। स्केलेटल सिस्टम का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है, कैल्शियम और खनिजों का भंडार करता है, स्टोर करता है, और यहाँ पे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। लेकिन यह स्वैच्छिक तंत्रिका अवयवों का निर्माण स्केलेटल सिस्टम का नहीं होता है, यह न्यूरॉन सिस्टम का होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है तंत्रिका अवयवों का निर्माण करना। देखिए यहाँ पे व्याख्या में, कंकाल तंत्र शरीर को समर्थन देता है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, खनिजों का भंडार करता है। तंत्रिका अवयवों का निर्माण तंत्रिका तंत्र करता है, ना कि कंकाल तंत्र करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक बच्चे के एक्सरे में ग्रोथ प्लेट, ध्यान देना है, अच्छा प्रश्न है, आया हुआ है। ठीक है, पूछा गया था कि एक बच्चे के एक्सरे में ग्रोथ प्लेट के पास बड़ा अंतर दिखता है। जहाँ पे ग्रोथ प्लेट होता है वहाँ पे बड़ा अंतर दिखता है, वह कौन सा भाग है जहाँ से हड्डियाँ लंबाई में बढ़ती हैं और जो परिपक्व होकर कार्टिलेज बनी रहती हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक बच्चे का एक्सरे कराया गया तो देखा गया कि ग्रोथ प्लेट के पास बड़ा अंतर दिख रहा है। वह कौन सा भाग है जहाँ से हड्डियाँ लंबाई में बढ़ती हैं और जो परिपक्वता तक उपास्थि कार्टिलेज बनी रहती हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? देखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में देख ही रहे हैं। इसका राइट उत्तर बता। प्रश्न नहीं समझ में आया है, एक बार और पढ़ें, खुद से पढ़ें, तब चीज़ें समझ पाएंगे। कहने का मतलब है एक बच्चे में एक्सरे में ग्रोथ प्लेट के पास बड़ा अंतर दिखता है, वह कौन सा भाग है जहाँ से हड्डियाँ लंबाई में बढ़ती हैं और जो मेच्योरिटी तक, ठीक है, मेच्योरिटी तक उपास्थि बनी रहती हैं, कार्टिलेज बनी रहती है। तो भैया यहाँ पे हम ऑप्शन पे हो जाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो बोला जा रहा है ये गलत है, पेरियोस्टियम नहीं है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, एपिफाइजियल प्लेट, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। एपिफाइजियल प्लेट है जो लंबाई में बढ़ती हैं और मेच्योरिटी तक कार्टिलेज बनी रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे लिखा क्या गया है कि एपिफाइजियल प्लेट व कार्टिलेज क्षेत्र है जहाँ से लंबाई में वृद्धि होती है और मेच्योरिटी तक यह कार्टिलेज बनी रहती हैं। बाकी ऑप्शन नंबर में जो दिया, ए में जो दिया था पेरियोस्टियम, ये हड्डी को बाहरी झिल्ली होती है, हड्डी की बाहरी झिल्ली होती है। तो ध्यान में रखना है, हड्डी की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम, नाम से ही पता चल रहा है, पेरी मतलब बाहरी आवरण। और ऑप्शन नंबर सी में जो दिया था डायफिसिस, ये हड्डी का मध्य भाग होता है। हड्डी का मध्य भाग क्या होता है? डायफिसिस। ठीक है, तो आपको डायफिसिस ये आपको ध्यान में रखना है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है ये मेडुलरी कैविटी में बोन मैरो होता है। कहाँ पे होता है? मेडुलरी कैविटी में बोन मैरो होता है, मेडुलरी कैविटी में बोन मैरो होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कार्डियक मांसपेशियों में कौन सा विशेष जंक्शन होता है जो कोशिकाओं के बीच आयन के प्रवाह की अनुमति देकर हृदय को समन्वित और संकुचन में मदद करता है। अच्छा प्रश्न है, बोला जा रहा है कि कार्डियक मांसपेशियों में कौन सा विशेष जंक्शन होता है जो कोशिकाओं के बीच आयन के प्रवाह की अनुमति देकर हृदय के समन्वित संकुचन में मदद करता है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए बोला जा रहा है कि टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन या फिर इंटरकलेटेड डिस्क, और ऑप्शन नंबर सी में बोला जा रहा है कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और ऑप्शन नंबर डी में बोला जा रहा है कि सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गैप जंक्शन। ठीक है, गैप जंक्शन, देखिए कार्डियक मांसपेशियों में गैप जंक्शन होता है, एक गैप जंक्शन होता है, या फिर आप इंटरकलेटेड डिस्क भी बोल सकते हैं, जो कोशिकाओं के बीच आयन की प्रवाह की अनुमति देकर भैया क्या करता है? सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, हृदय के सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, फिर से देख लीजिए, बार बार प्रश्न को देखिए। कार्डियक मांसपेशियों में जो एक गैप जंक्शन या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंटरकलेटेड डिस्क होता है, जो कोशिकाओं के बीच आयन की प्रवाह की अनुमति देकर आयन की प्रवाह की अनुमति देकर हार्ट के सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है।
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट व्याख्या देख लेंगे हम। इंटरकलेटेड डिस्क में उपस्थित गैप जंक्शन या फिर हृदय कोशिकाओं को विद्युत रूप से जोड़ते हैं, जिससे संकुचन समान्वित होता है। बाकी यहाँ पे टाइट जंक्शन जो बोला गया है ये एपिथेलियल कोशिकाओं को सील करता है। टाइट जंक्शन क्या करता है? एपिथेलियल कोशिकाओं को सील करता है। वहीं पे सी वाले ऑप्शन में जो बोला गया था सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यह न्यूरॉन्स के बीच होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसका मतलब है सिनेप्टिक दरार मतलब न्यूरॉन के बीच का गैप। ठीक है, यही आपको देखना है। ऑप्शन नंबर डी में जो बोला गया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैल्शियम स्टोर में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 12, वह कौन सा ऊतक प्रकार है जो लिगामेंट और टेंडन में पाया जाता है? अच्छा प्रश्न ये भी है, वह कौन सा ऊतक प्रकार है जो लिगामेंट और टेंडन में पाया जाता है और खिंचाव सहन करने की ताकत देता है? ठीक है, या लिगामेंट और टेंडन में जो पाया जाता है उसका नाम है डेंस रेगुलर कनेक्टिंग टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिंग टिश्यू ये लिगामेंट और टेंडन में पाया जाता है। ये क्या काम करता है भाई? किसी प्रकार का खिंचाव हो रहा है तो उसको सहन करने की ताकत देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। तो याद रहेगा डेंस रेगुलर कनेक्टिंग टिश्यू या लिगामेंट और टेंडन दोनों में पाया जाता है। लिगामेंट में भी पाया जाता है, टेंडन में पाया जाता है। इसका काम क्या है? किसी भी प्रकार का खिंचाव या तनाव हो रहा है तो उसको सहन कर सके, उससे सहन करने की क्षमता दे सके। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिए। लिगामेंट और टेंडन मुख्य रूप से डेंस रेगुलर कनेक्टिंग टिश्यू से बने होते हैं, जिसमें समानांतर कोलेजन फाइबर होते हैं जो इन्हें खिंचाव सहन करने की शक्ति देते हैं। समानांतर में होते हैं कोलेजन। ठीक है, इसी के वजह से भैया क्या होता है? खिंचाव में समानांतर मतलब जानते हैं ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो खिंचाव व तनाव रहेगा इसको ताकत देंगे कि भैया ये बनी रहे। ठीक है, किसी प्रकार का खिंचाव या तनाव जो रहेगा उसको सहन कर सके। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में जो दिया था स्पंजी बोन, ये अस्थि मैरो होता है। ठीक है, क्या होता है? स्पंजी बोन में अस्थि मैरो होता है। नर्वस टिश्यू में सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, पता है सबको। बाकी इलास्टिक कार्टिलेज ये कान आदि में लचीलापन देता है। इलास्टिक का मतलब ही है तनाव, मतलब कि लचीलापन। रबड़ जैसा, इलास्टिक का मतलब रबड़ जैसा, और इसका काम क्या है? लचीलापन देना। तो नाम से ही पता चल रहा है। ज़्यादा जो आपका ये एनाटॉमी है, आप बेसिक चीज़ें पता ही है आपको, और बेसिक थोड़ा भाषा समझना ज़रूरी होता है कि प्रश्न का भाषा क्या है। ठीक है, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर हल करना ही पड़ेगा। भैया आपके पास जब 40 से लेकर 50 मिनट का समय नहीं है तो आप फिर कैसे पूरा भविष्य अपना देख पाएंगे? एक वीडियो देखने का जो भी आउटपुट आपको निकल रहा है, ठीक है, फालतू का समय नहीं बर्बाद हो रहा है। वहीं पे आप घंटों घंटों बैठ के दोस्तों में गप्पे मारते रह जाएंगे, वो समय आपका बर्बाद चला जाएगा। लेकिन ये यहाँ से आप ये जो समय आप दे रहे हैं यहाँ से आपकी भविष्य बन सकती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है कि ब्लड प्रेशर जैसे कार्यों को कंट्रोल करने वाली जो नेगेटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक आपको पता ही है ना, नेगेटिव फीडबैक लूप होता है, या शरीर की संतुलन अवस्था को कैसे बनाए रखते हैं? अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, ब्लड प्रेशर जैसे कार्यों को कंट्रोल करने वाली नेगेटिव फीडबैक लूप शरीर की संतुलन अवस्था को कैसे बनाए रखता है? अब आपके पास ऑप्शन है, अब इसका करेक्ट उत्तर बताना है। ठीक है, ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है कि किसी भी परिवर्तन को बढ़ाकर उसे मजबूत करके। नहीं भैया, ये तो गलत हो गया। किसी भी परिवर्तन को बढ़ाकर, ये कहना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सेट पॉइंट से हुए विचलन को उलट कर समान स्थिति बहाल करके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक वाला था, लॉजिक लगाना था। देखिए, सेट पॉइंट से हुए विचलन को उलट देता है और जो नॉर्मल स्थिति होती है इसकी बहाल करके, मतलब पुनः नॉर्मल स्थिति में लाने की कोशिश करता है। नेगेटिव फीडबैक तंत्र शरीर के किसी मानक सेट पॉइंट से हुए विचलन को पहचान लेता है और उसे ठीक करता है और समान स्थिति पर लौटाता है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में जो है परिवर्तन को बढ़ाना पॉजिटिव फीडबैक की विशेषता नहीं है। आरबीसी उत्पादन इससे कोई संबंध नहीं है, ये यहाँ पे ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन को बढ़ाना पॉजिटिव फीडबैक की विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ऑप्शन नंबर ए में हम देखे थे, किसी भी परिवर्तन को बढ़ाकर, किसी भी परिवर्तन को, जो परिवर्तन बढ़ा रहा है ये पॉजिटिव फीडबैक का काम है। ठीक है, परिवर्तन को बढ़ाना। ठीक है, बाकी आरबीसी का उत्पादन इससे कोई संबंध ही नहीं है। आरबीसी का उत्पादन जो ऑप्शन नंबर सी में दिया था। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस के एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
कौन सी संरचना समानता एक साइनोवियल जोड़ का मुख्य भाग नहीं होता है? तो साइनोवियल जॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट का मुख्य भाग नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ आपके पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि फाइब्रो कैप्सूल्स, तो ये तो है भाई, साइनोवियल जॉइंट का ये तो भाग है, फाइब्रोस कैप्सूल तो है, ठीक है। बाकी ये इसका नाम है जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन तो रहेगा ही रहेगा। जॉइंट कैविटी, अब जॉइंट में भैया जॉइंट कैविटी नहीं रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसको ऑप्शन से हमको करना है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एपिफाइजियल कार्टिलेज होता है आरबीसी के लिए, मतलब एपिफाइजियल कार्टिलेज और आरबीसी, यही तो हमारा सही हो जाएगा। ये नहीं है साइनोवियल जॉइंट का भाग, ठीक है। आरबीसी के लिए एपिफाइजियल कार्टिलेज ये हमारा साइनोवियल जॉइंट का मुख्य भाग नहीं होता है। व्याख्या में यहाँ पे बताया गया है कि भैया साइनोवियल जॉइंट में एक फाइब्रोस कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन और एक तरल से भरी जॉइंट कैविटी होती है जो फ्रिक्शन, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन या घर्षण को कम करती है। बाकी एपिफाइजियल कार्टिलेज बच्चों में हड्डियों की लंबाई बढ़ाने के लिए होता है। तो याद रहेगा ना, एपिफाइजियल कार्टिलेज कहाँ पे रहता है? बच्चों में हड्डियों की लंबाई बढ़ाने के लिए होता है। और यह आरबीसी उत्पादन से कोई संबंधित नहीं है, इसका लेना देना नहीं है आरबीसी से, और ना ही यह एडल्ट जोड़ का भाग होता है, वयस्क जोड़ का भाग होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए। लास्ट वाले में ऐसे ही प्रश्न करवाया गया था, वहाँ पे 60 साल लिखा था। अब यहाँ पे 70 वर्षीय रोग के लंबे समय तक चलने के बाद घुटनों में अकड़न होती है, एक्सरे में कार्टिलेज की पतली परत दिखाई देती है। लैंग्वेज बदल दिया है, उत्तर वही होगा, लैंग्वेज बदल दिया है भैया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि 70 वर्षीय रोगी के लंबे समय तक चलने के बाद घुटनों में अकड़न होती है, एक्सरे में कार्टिलेज की पतली परत दिखाई देती है, या किस स्थिति से सबसे अधिक मेल खाती है? अच्छा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या रहता है, इसमें जो कार्टिलेज रहता है, ठीक है, कार्टिलेज इसकी लेयर थोड़ा पतली हो जाती है, ठीक है, पतली हो जाती है, और ये क्या काम करता है भैया, चलने पर जो पैर के घुटना होते हैं उसमें अकड़न देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी चीज़ें हम व्याख्या में देख लेंगे, ठीक है। व्याख्या में बोला जा रहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अपक्षयी रोग है, ठीक है। क्या अपक्षयी रोग है? जिसमें जोड़ के कार्टिलेज को धीरे धीरे घिसाई होती है, ठीक है, जिसके कारण वो पतली हो जाती है, जिससे दर्द और अकड़न होती है, विशेषकर गतिविधि के बाद, ठीक है। गाउट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होते हैं। बाकी वहीं पे रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून रोग है, ठीक है, याद करना, रूमेटाइड ऑटो इम्यून रोग है, ठीक है, जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की घनता को कम करता है। क्या करता है? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की घनता को कम करता है। ऑस्टियोपोरोसिस का काम क्या है? ये हड्डियों की घनता को कम करता है। हमने सब के बारे में देख लिया ना, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में देख लिया, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डियों की घनता कम होती है। बाकी आपका ये रूमेटाइड अर्थराइटिस ये क्या है? ये ऑटो इम्यून रोग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हड्डी के मज्जा बोन मैरो में आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब बताइए, अच्छा प्रश्न ये भी है। हड्डी के जो बोन्स है, हड्डी के मज्जा या फिर बोन मैरो में जो आरबीसी बन रही है, इसी प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ठीक है, आरबीसी का बनना क्या कहेंगे सर? तो क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोइसिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी हीमोलाइसिस क्या है, ल्यूकोपोइसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस क्या है, इसके बारे में यहाँ व्याख्या में दिया गया है। देखिए इरिथ्रोपोइसिस ये एक प्रक्रिया है जिसमें बोन मैरो में हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। जो आपका हीमोलाइसिस दिया है इसमें आरबीसी टूटते हैं, ठीक है, नाम ही पता है हीमोलाइसिस, आरबीसी का टूटना, ठीक है। बाकी ल्यूकोपोइसिस में क्या रहता है? डब्ल्यूबीसी बनते हैं, और फैगोसाइटोसिस में एक कोशिका द्वारा अन्य कणों की निगलने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। फैगोसाइट्स होते हैं जो पहचानते हैं हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के आक्रामक चीज़, हानिकारक चीज़ आता है, फैगोसाइट क्या करता है? इसको पहचानता है, उसको खा जाता है, निगल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 आपके सामने दिखाई दे रहा है। रक्त के कौन से निर्मित तत्व, फॉर्मेट एलिमेंट, प्लेटलेट्स होते हैं जो थक्का बनाने में, क्लॉटिंग बनाने में आवश्यक होते हैं? अच्छा प्रश्न है ये भी, सीधा घुमा के पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है कि प्लेटलेट को थक्का बनाने में क्या आवश्यक होता है। पूछा है कि रक्त के
रक्त के कौन से निर्मित तत्व, बस फॉर्मेट एलिमेंट्स होते हैं जो प्लेटलेट्स होते हैं और इसका काम क्या है, थक्का बनाने में आवश्यक होते हैं। तो भैया कहने का मतलब क्या हो गया इनका, यहीं पे लिख दिया है, ऑप्शन नंबर बी में भी लिख दिया है हिंदी में कि ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में क्या रहता है, ये देखिए ल्यूकोसाइट ल्यूकेमिया बोलते हैं, कैसे इसमें संख्या तेजी से बढ़ सकती, डब्ल्यूबीसी की संख्या जब बढ़ती है तो वही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये तो लेना देना नहीं, ऑप्शन नंबर बी, वैसे ही हम इसको काट देंगे ऑप्शन नंबर बी को। इरिथ्रोसाइटिस हमने देख ही लिया है, ठीक है, ये तो आरबीसी से संबंधित है, क्लॉटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्लेटलेट्स, ठीक है, सीधे लिखा है ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, तो यही तो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए प्लेटलेट्स इसको आप क्या बोल सकते हैं, थम्ब्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थम्ब्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको मेगाकार्योसाइट्स से बनने वाले कोशिका खंड होते हैं जो थक्के बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन ले जाते हैं, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, स्टेम सेल विभिन्न रक्त कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन में क्यों आवश्यक होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन क्यों आवश्यक होता है, पूछा जा रहा है कि भैया आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्यों आवश्यक होता है। तो इसका उत्तर बताना है। बोला जा रहा है कि भैया प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में, ठीक है, जो एचबी रहता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन रहता है, ये क्यों आवश्यक होता है। तो यह विटामिन स्टोर करता है क्या, नहीं सर, विटामिन स्टोर नहीं करता है, हमने पढ़ा ही नहीं है। यह हार्मोन छोड़ता है क्या, नहीं सर, ये भी नहीं छोड़ता है। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ता है और उन्हें ऊतकों तक पहुंचाता है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी तंत्रिका क्षति मरम्मत ये भी नहीं होगा, ठीक है, डी भी नहीं होगा। चलिए व्याख्या में देखेंगे, हेमोग्लोबिन में आयरन युक्त हेम समूह होते हैं जो फेफड़ों में ऑक्सीजन को बांधते हैं और फिर ऊतकों तक ले जाते हैं। यह विटामिन स्टोर नहीं करता है, हार्मोन नहीं छोड़ता है, ना ही तंत्रिकाओं की मरम्मत करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूकोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी की अधिक मात्रा समान कारण नहीं है, ठीक है, कौन सा समान कारण नहीं है, इसका राइट उत्तर आपको बताना है। देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये तो है भैया, कारण हो सकता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक बढ़ती है तो इसका कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, तीव्र तनाव ये भी हो सकता है, इंटेंस स्ट्रेस ये भी हो सकता है, बाकी हेमोरेज के कारण भी, रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है तब भी ये हो सकता है। लेकिन एचबी का बढ़ना, ठीक है, आरबीसी के अंदर एचबी का बढ़ना ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में देखिए, ल्यूकोसाइटोसिस संक्रमण, तनाव या फिर रक्तस्राव जैसी स्थितियों में हो सकता है, इससे प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है, और लेकिन आरबीसी का हीमोग्लोबिन बढ़ना डब्ल्यूबीसी की संख्या को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए ल्यूकोसाइटोसिस का कारण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक रोगी को लगातार नाक से खून बहने और रक्त जमने में अधिक समय लगने की शिकायत है, यह किस रक्त घटक में दोष का संकेत है। अच्छा प्रश्न है। एक रोगी को लगातार नाक से खून बहने और रक्त जमने में अधिक समय लगने की शिकायत है, यह किस रक्त घटक में दोष संकेत है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर या फिर प्लेटलेट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए अभी 10 सेट आपके सॉल्व हो जाएंगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे इसी प्रश्न के आधार पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, 3-4 हज़ार प्रश्न का प्रैक्टिस कर लेंगे इसी पैटर्न पर। तो भैया क्यों ना क्यों हमारा ये क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम, बिल्कुल होगा। बस लगातार आप चाहे 20 लोग ही पढ़ें, लगातार बने रहें जब तक पेपर नहीं होगा, ठीक है। पेपर से ठीक 4 दिन पहले हम कट ऑफ भी बता देंगे और उतनी ही कट ऑफ जाएगी, देख लेना, ठीक है। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में प्लेटलेट्स और प्लाज्मा उपस्थित क्लॉटिंग फैक्टर की भूमिका होती है। यदि इन दोनों में कोई कमी हो तो खून का बहना रुकने में देरी होता है। आरबीसी का आकार डब्ल्यूबीसी की मात्रा इससे सीधा संबंध नहीं होता है। हड्डी की घनता तो केवल अस्थि मजबूती से जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फर्स्ट दिखाई दे रहा है कि सिस्टोलिक प्रेशर से रक्तचाप में क्या मापा जाता है। भैया सिस्टोलिक प्रेशर हमने इसके पहले वाले क्लास में देखा था,
ठीक है। यहाँ पे थोड़ा घुमा के सिस्टोलिक प्रेशर रक्तचाप में क्या मापा जाता है पूछा जा रहा है, ठीक है। लैंग्वेज बदला है बस, और यहाँ और कुछ है नहीं, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय वेंट्रिकल में संकुचन के समय अधिक दबाव, अधिकतम दबाव जो 120 होता है, ठीक है। बाकी ये 80 न्यूनतम होता है। बाय वेंट्रिकल में संकुचन के समय अधिकतम दबाव सिस्टोलिक प्रेशर व उच्चतम दबाव है जो तब उत्पन्न होता है जब हृदय का बाया वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है और रक्त की धमनियों में भेजता है। यह धमनियों की दीवारों पर अधिकतम दबाव दर्शाता है। वहीं पे जबकि जो डायस्टोलिक प्रेशर है विश्राम, ठीक है, विश्राम के समय रिलैक्स की अवस्था में होता है जो 80 होता है। वैसे 120/80 वैसे भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है 22 नंबर, कौन सा रक्त समूह ए और बी दोनों एंटीजन रखता है? कौन सा रक्त समूह ए और बी दोनों एंटीजन रखता है? तो भैया ग्रुप ए और बी, ठीक है। यहाँ पे उत्तर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा आगे हम कोशिश करेंगे, ये गलती से हो गया है। ए बी ग्रुप वाले व्यक्तियों में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटी या फिर एंटी बी एंटीबॉडी नहीं होती है, जिसे यूनिवर्सल रिसीवर कहलाते हैं, ठीक है। वहीं पे ओ इसके जस्ट अपोजिट रहता है, ओ वाले में, ओ निगेटिव में, ठीक है, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर होता है। यदि उच्च रक्तचाप में लंबे समय तक इलाज ना हो तो वह किडनी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यदि उच्च रक्तचाप का लंबे समय तक इलाज ना हो तो वह किडनी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उत्तर देना है। या किडनी में आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है, किडनी में आरबीसी की संख्या बढ़ा देगा, गलत। या ग्लोमुरल निस्यारण को रोक देता है, ये भी गलत हो गया। या छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं को लगातार दबाव डालता है जिससे निस्यारण क्षमता घटती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी लिखा है, परेशान मत होना, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, कंटिन्यूसली स्टेन स्मॉल रीनल वेसल्स इंपायरिंग फिल्ट्रेशन ओवर टाइम, ठीक है। इंग्लिश वाले आप इंग्लिश में देखना, इट कंटिन्यूसली स्ट्रेन स्मॉल रीनल वेसल्स इंपायरिंग फिल्ट्रेशन ओवर टाइम, ठीक है। इसका राइट उत्तर है। स्प्लेन व्याख्या में देखेंगे हम कि लगातार हाई ब्लड प्रेशर किडनी की सूक्ष्म रक्त कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे निस्यारण फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं, निस्यारण या फिर फिल्ट्रेशन की क्षमता घटती है, जो धीरे धीरे किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है। कुछ हिंदी हम मानते हैं डिफ़िकल्ट होता है, इंग्लिश ही आसान रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए निस्यारण लिख दिया है, अब इसको इंग्लिश में फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन की क्षमता घटती है, तो ऐसे प्रश्न को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्न से कौन सी स्थिति उच्च रक्तचाप के खराब नियंत्रण से सामान्यतः नहीं होती है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उच्च रक्तचाप के खराब नियंत्रण में समानता नहीं होता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुरंत आरबीसी का नष्ट होना, ठीक है। बाकी आपका रक्तस्रावी स्ट्रोक का जोखिम बढ़ना ये तो है ही, किडनी फेल होना ये भी है, हृदय का आकार बढ़ना, हृदय का आकार तो आम बात है, ये तो पक्का होना होता है, ठीक है, अगर उच्च रक्तचाप है। व्याख्या में आप देख सकते हैं, व्याख्या में बताया गया है कि उच्च रक्तचाप स्ट्रोक, हृदय की दीवारें मोटी होनी है और किडनी डैमेज जैसे परिणाम होते हैं, लेकिन यह सीधे आरबीसी को नष्ट नहीं करता है। आरबीसी हेमोलाइसिस इसमें जुड़ा आम प्रभाव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भैया यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 152/96 है, ठीक है, अरे 152/96 है मापा जाता है, तो वह किस स्थिति को दर्शाता है? देखिए हम सभी को पता है 120/80 होता है ना, तो 120/80 ये नॉर्मल है। अब ये ज़्यादा है तो भैया क्या हो जाएगा, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये तो एग्जामिनर खुश होने के लिए प्रश्न दिया था कि बच्चे खुश हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें निर्जीव वस्तुओं से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों यहाँ तक कि बीजाणु को भी पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन में नष्ट हो जाता है, सैनिटाइजेशन अलग चीज़ है, डिसइंफेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। डिसइंफेक्शन में बीजाणु नहीं होते हैं बस, ठीक है, नष्ट नहीं होते हैं, स्पोर्स पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते हैं डिसइंफेक्शन में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी रोजानक और गैर रोजानक जीवाणु, वायरस हुआ, फफूंद हुआ, बीजाणु पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। बाकी डिसइंफेक्शन में आप बैक्टीरिया को ही मार सकते हैं,
उसके स्पोर्स को नहीं नष्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान और दाब के साथ भाप का उपयोग, जब बात भाप और भाप की आ जाए हमको आगे पढ़ना ही नहीं है, ऑटोक्लेव पे मार के आगे बढ़ जाना है। हमने आपको बता के रखा है कि भैया कुकर ऑटोक्लेव की बात जैसे आती है वैसे अपने घर में रखे कुकर को याद कर लीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑटोक्लेव एक समान उपकरण है जो भाप और उच्च दाब से चिकित्सा उपकरणों को पूर्णतः स्टेलाइज करता है। यह बीजाणु समेत सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भैया स्टेलाइजेशन से पहले यंत्रों को पूरी तरह कॉन्टेमिनेट क्यों जरूरी होता है, करना क्यों जरूरी होता है। पूछा जा रहा है कि स्टेलाइजेशन आप करने जा रहे हो उससे पहले यंत्रों को पूरी तरीके से डिकॉन्टेमिनेट क्यों करना जरूरी होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट टिश्यू ब्लड स्टेलाइजिंग एजेंट से माइक्रोब्स को बचा सकते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स को बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यंत्रों पर यदि खून या टिश्यू लगा हो तो वह स्टेलाइजिंग एजेंट जैसे कि हीट या फिर केमिकल को सूक्ष्म जीवों तक पहुंचाने से रोक सकता है। इससे वे जीवित रह सकते हैं और इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इसलिए पहले अच्छी तरह से डिकॉन्टेमिनेशन करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भैया इनमें से कौन सी विधि चिकित्सा उपकरणों को प्रभावी रूप से स्टेलाइज या हाई लेवल डिसइंफेक्ट नहीं करती है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, हल्के गर्म पानी 10 सेकंड तक। ये तो गलत हो गया, बाकी में प्रेशराइज्ड स्टीम ऑटोक्लेविंग ये तो है ही। निर्धारित समय तक ग्लूटाल्डिहाइड में डुबोना ये भी है। संवेदनशील उपकरणों को एथिलीन ऑक्साइड गैस ये भी है। या 10 सेकंड का क्या मतलब है भैया, ये तो ऐसे ही खुश होने के लिए एग्जामिनर ऑप्शन दिया है कि भैया बच्चे खुश होकर इस प्रश्न को उत्तर दें। चलिए, व्याख्या में दिया है कि केवल गर्म पानी से या फिर जल्दी धोने से ना तो बैक्टीरिया और ना ही स्पोर्स मरते हैं, जबकि ग्लूटाल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड जैसे तरीके यदि सही ढंग से उपयोग किए जाएं तो यह पूरी तरीके से स्टेलाइज प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जब स्टेराइल ट्रे तैयार की जा रही है और रैप में छेद दिखे तो सही कदम क्या होगा। ठीक है, स्टेराइल ट्रे तैयार किया जा रहा है, रैप में छेद दिखा तो सही कदम क्या होगा भैया, पैक को फेंक देंगे, दोबारा स्टेलाइज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगर उपकरण साफ दिखे तो इस्तेमाल करें। नहीं भैया नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर छेद छोटा हो तो टेप से बंद करें। टेप से बंद क्या हम क्लास 2 नर्सरी के बच्चे हैं क्या, ये हरकत करेंगे? नहीं करेंगे। पैक को फेंक देंगे और दोबारा स्टेलाइज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें मामूली कार्यों के लिए अलग रख दें, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए व्याख्या है कि स्टाइल रैंप में किसी प्रकार की दरार या छेद होने पर उस पैक को अब स्टाइल नहीं माना जा सकता है। केवल दिखावे से साफ होना पर्याप्त नहीं होता है। सही उपाय यही है कि भैया या तो उसे दोबारा स्टाइल किया जाए या पूरी तरह से त्याग दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 31 पूछा जा रहा है कि जीवित टिश्यू पर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को कम करने के लिए एंटी माइक्रोबियल घोल लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको एंटीसेप्सिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंटीसेप्सिस वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित, ध्यान देना है, एंटीसेप्सिस में जीवित त्वचा या फिर टिश्यू पर रोगाणुनाशक घोल लगाए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं इनकी संख्या कम हो सके। डिसइंफेक्शन निर्जीव वस्तुओं पर होता है। स्टेलाइजेशन में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और कंटेमिनेशन का मतलब यह गंदगी या सूक्ष्म जीवों का प्रवेश है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि गर्मी संवेदनशील उपकरणों को डिसइंफेक्ट करने के समय तक कौन सा घोल प्रयोग किया जाता है। यदि नियमों के अनुसार उपयोग हो तो ग्लूटाल्डिहाइड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ग्लूटाल्डिहाइड ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, ग्लूटाल्डिहाइड एक उच्च स्तर का डिसइंफेक्टेड है जिसका उपयोग विशेष रूप से उन उपकरणों के लिए किया जाता है
जिन्हें गर्मी स्टरलाइज नहीं किया जा सकता, जैसे कि एंडोस्कोप हुआ, पानी का सिरका, या कम समय के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपयोग नहीं होता क्योंकि वे गहराई से रोगाणु नहीं मरते हैं। अन्य ऑप्शन के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है कि सर्जिकल स्क्रब के समान हैंडवाश में अधिक प्रभावी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें लंबे समय तक एंटीसेप्टिक से स्क्रब करना, नाखूनों की सफाई और सख्त प्रोटोकॉल शामिल है। देखिए, सर्जिकल स्क्रब मतलब आप कोई सर्जिकल काम करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें हैंडवाश समान हैंडवाश से अधिक प्रभावी क्यों माना जाता है और ज़्यादा समय भी लिया जाता है। नॉर्मली प्रोसीजर के लिए हैंडवाश आप करने जा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर के लिए, ठीक है, सर्जिकल स्क्रब के लिए नहीं, नॉर्मल ऐसे ही आप करने जा रहे हो, ड्रेसिंग या फिर किसी और मरीज को देखने जा रहे हो नॉर्मल, तो आप वहाँ पे 60 सेकंड का समय लेंगे हैंड वॉश करने के लिए। वहीं पे सर्जिकल स्क्रब करने जा रहे हैं तो आपको हैंड वॉश के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट समय देना होता है, ठीक है, 3 से 5 मिनट आप मान के चलो, ठीक है, 3 से 5 मिनट माना जाता है जब आप सर्जिकल प्रोसीजर के लिए हैंड वॉश कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि हमको बारीकी से नाखूनों की सफाई और सख्त प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। मतलब तौलिए से एक बार हम नल को बंद करें, फिर तौलिए की मदद से उसको, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल होता है और पूरा तरीका हैंड वॉशिंग, हालांकि वो आपके सिलेबस में हैंड वॉशिंग नहीं, और भी जो पेपर होते हैं उनमें पर्टिकुलर हैंड वॉश के बारे में एक अलग टॉपिक दिया होता है। लेकिन आप में बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि भैया सर्जिकल स्क्रब के लिए जो समय लगता है 3 से 5 मिनट, नॉर्मल प्रोसीजर के लिए जो समय लगता है हैंड वॉशिंग का वो 60 सेकेंड या फिर 1 मिनट आप बोल सकते हो। ये एम्स पेपर में आ भी चुका है, ठीक है। व्याख्या में आप देखेंगे कि सर्जिकल स्क्रब का उद्देश्य न केवल सतही कीटाणु को हटाना होता है बल्कि त्वचा के अंदर मौजूद रेजिडेंट फ्लोरा को भी कम करना होता है। इसमें विशेष एंटीसेप्टिक साबुन, ब्रश और समयबद्ध तकनीक होती है जो समान हैंड वॉश से कहीं ज़्यादा प्रभावशील होती है। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्टेराइल फील्ड को बनाए रखने में मदद नहीं करती है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनस्टाइल व्यक्ति को थोड़े समय के लिए स्टाइल उपकरणों को झुकाना, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टाइल फील्ड को संरक्षित रखना सर्जरी या नाजुक प्रक्रिया के दौरान अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई अनस्टाइल व्यक्ति स्टाइल क्षेत्र पर झुकता है तो वह पूरी क्षेत्र को कंटेमिनेट कर सकता है। यह नियम का गंभीर उल्लंघन है, चाहे समय कम ही क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट देखता है कि सर्जन का स्टाइल ग्लव एक नॉन स्टाइल टाली से छू गया है, स्टेरिलिटी को बनाने के लिए क्या किया? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, रिपीटेड प्रश्न कुछ आ गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुरंत दूषित ग्लव बदल दें, इसका राइट उत्तर हो जाएगा तुरंत दूषित ग्लव को बदल दें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है 36, उस अध्ययन क्षेत्र को क्या कहते हैं जो दवाओं की खोज, गुण और स्वास्थ्य सेवा को उनके उपयोग से संबंधित होता है? उसको क्या कहेंगे सर? उसको कहेंगे फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी कहेंगे। फार्माकोलॉजी दवाओं की खोज, उनका शरीर पर असर, लाभ व दुष्प्रभाव का अध्ययन करता है। फिजियोलॉजी शरीर की कार्यप्रणाली, रेडियोलॉजी इमेजिंग और माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि वह कौन सा रूट है जो दवा को सीधे मांसपेशियों जैसे डेल्टॉइड या फिर ग्लूटियल में पहुंचाया जाता है? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा सर? मांसपेशियों की बात आया है तो इंट्रामस्कुलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट है। व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कुछ दवाएं जब ओरल दी जाती हैं तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी आईवी की तुलना बहुत कम क्यों होती है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा सर, ओरल दवाएं क्या करती है सर? ओरल दवाएं, ध्यान देना है यहाँ पे, करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। लीवर में फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म में आंशिक निष्क्रियता हो जाती है, ठीक है। अब कंटिन्यू गला बैठा जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चीज़ें होती है भैया तो गला बैठ जाता है, चिल्ला के बोलना, माइक है नहीं अपने पास, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसे कैच वॉइस जो ये मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे ठीक है, माइक, बिना माइक आज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिसके कारण तेज़ बोलना पड़ रहा है ताकि मोबाइल का माइक कवर कर सके हमारे वॉइस को, ठीक है। और हमको पता भी नहीं है कि आवाज़ सही तरीके से जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। लाइव होता तो समझ में आ जाता, आप लोग कमेंट करके बता देते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, कंटेंट में दम होना चाहिए।
बाकी सब चीज़ें सही है, ठीक है। 39 प्रश्न, निम्न से कौन सा दवा के अवशोषण को प्रभावित नहीं करता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दवा के अवशोषण को प्रभावित नहीं करता है। दवा का फार्मूलेशन जैसे एक्सीलेटेड, ये तो है, ठीक है, ये तो है। अवशोषण में क्षेत्र में रक्त प्रभाव, ये भी है। पाचन तंत्र का पीएच, पाचन तंत्र का पीएच या फिर मरीज का सुसाइज, हाँ भैया मरीज का सुसाइज नहीं है, यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी मरीज को कई दवाएं दी जा रही हैं और वो टॉक्सिसिटी के लक्षण दिखा रहा है, साथ ही लीवर फंक्शन भी कम है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए। अगला कदम यही है कि भैया सभी दवाएं डोज, ठीक है, यहाँ पे देना, दवाएं तो बंद नहीं करेंगे, ठीक है, सभी दवाएं बंद नहीं करेंगे, अभी सभी दवाओं का डोज भी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या कम करेंगे, हम डोज को कम करेंगे, समायोजित करेंगे और डॉक्टर से सलाह लेकर फिर से सलाह लेंगे, ठीक है। ये हर्बल दवा नहीं शुरू करेंगे भैया, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीवर की कार्य क्षमता कम होने पर दवाएं शरीर में जमा हो सकती हैं और टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती हैं। डॉक्टर की सलाह से डोज को समायोजित करना जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 41, वह कौन सा शब्द है जो उन दवाओं को दर्शाता है जो बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अन्य सूक्ष्म जीवों को मारती है या उनके विकास को रोकती है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, एंटी माइक्रोबियल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एंटी माइक्रोबियल्स का काम क्या है, ये फंगस, वायरस आदि को मारने या रोकने के लिए दी जाती है। बाकी विकल्प जैसे कि डायूरेटिक्स या मूत्रवर्धक है, ब्रोंकोडायलेटर या सांस की नली को खोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक श्रेणी में आपका सेफाजुलिन हुआ और सेफ्ट्राक्सोन हुआ और सेफीमाइन हुआ शामिल है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। से देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक श्रेणी में, जैसे कि सेफाजुलिन हुआ और यहीं पे सेफ्ट्रिएक्सोन हुआ और सेफीपाइन हुआ, ये शामिल है, जो आमतौर पर बैक्टीरिया की सेल वाल को लक्ष्य बनाती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या भी लिखा है, आप पढ़ लेना। ये पेनिसिलिन से बिल्कुल मिलती जुलती संरचना रखते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वाल को सिंथेसिस को रोकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे की हो गई है, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को सीमित रूप से क्यों दिया जाना चाहिए, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को सीमित रूप से क्यों दिया जाना चाहिए, ये समान माइक्रो, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये समान माइक्रो, अरे यार एक सेकंड, ठीक है, ये समान माइक्रोबायोम को बिगाड़ते हैं जिससे रेजिस्टेंट को बैक्टीरिया उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के उपयोग के संदर्भ में गलत है। एंटीबायोटिक के संदर्भ में गलत है, तो भैया डी वाला गलत है। एंटीबायोटिक स्वतः सभी फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं, यह का नाम गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 देखना है, यदि किसी रोगी को पेनिसिलिन से एलर्जी है और उसे बैक्टीरियस इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्यों देते हैं। बोला जा रहा है कि यदि किसी रोगी को पेनिसिलिन से एलर्जी है और उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर उसको मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्यों देते हैं भैया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि भैया यह मैक्रोलाइड जो होता है, ये केवल वायरस का इलाज करते हैं। क्या करता है, या केवल नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल वर्ड आ गया, वायरस का इलाज तो नहीं होगा भैया। एंटीबायोटिक की बात है तो जीवाणु का इलाज करेगा कि बैक्टीरिया का इलाज करेगा कि वायरस का इलाज करेगा। आप ही देखिए राइट उत्तर ये हो जाएगा, मैक्रोलाइड में बीटा लैक्टम होता है, बीटा लैक्टम नहीं होता है, इसलिए एलर्जी का खतरा कम होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मैक्रोलाइड्स में बीटा लैक्टम नहीं होता है, इसलिए एलर्जी का खतरा कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है 46, वह प्रारंभिक उच्च मात्रा की खुराक क्या कहलाती है जो रक्त में जल्दी चिकित्सीय स्तर
तक दवा पहुंचाती है। तो भैया क्या कहलाएगी वो, जो जल्दी से, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लोडिंग डोज। ठीक है, लोडिंग डोज करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लोडिंग डोज रक्त में जल्दी चिकित्सीय स्तर तक दवा को पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 हम देखेंगे, किस विटामिन की कमी से आरबीसी के परिपक्व ना हो पाने की वजह से। देखिए यह प्रश्न उस वाले जो हम कल कराए थे, ठीक है, आपका कराए नहीं थे थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, तो उसका प्रश्न यहाँ पे आ गया। ठीक है, रिपीटेड हो गया। ठीक है, रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले यहाँ पे आ गए हैं रिपीटेड। ठीक है, ये आया नहीं हुआ है, ये गलती हमारी हुई है, जो ध्यान में नहीं दिए हैं, जो वही प्रश्न यहाँ पे हम टाइप कर दिए। कोई बात नहीं है, फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में 47 प्रश्न ही देखेंगे हम। ठीक है, अब अगला पार्ट जो रहेगा, बाकी जो प्रश्न बचे हैं इसका, ठीक है, 53 प्रश्न वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना संभव नहीं है भैया 1 घंटे तक केवल मोबाइल से वीडियो को शूट करना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर भैया वीडियो से कुछ सीख मिला होगा, आउटपुट कुछ मिला होगा, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो ड्रेसर से संबंधित हम आपको अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।